गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कोवर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने केल्विन की थ्योरी, एफ.बी. टेलर की थ्योरी एंड वैगनर की थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कोवर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, पहाड़ कैसे बने, हमें भी ऐसा सोच आनी चाहिए। तो जैसे हम जब हिमालयाज़, एल्प्स या एंडीज़ जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखते हैं तो हम भी कभी सोच में पड़ जाएं कि ये माउंटेन्स कैसे बने। हालांकि आज हमारे पास आंसर है, प्लेट टेक्टोनिक्स ही एक्सप्लेन कर देता है। बट जो मैं आपको बता रही हूँ, बैक इन 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, तब हमारे पास जवाब नहीं थे। तो सबके जहन में ये क्वेश्चन आता था, सबके नहीं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो ऑब्ज़र्व करते थे, सोचते थे, चिंतन करते थे कि भाई ये ज़मीन इतनी ऊपर कैसे उठ गई, बादलों को छूने जैसी। मतलब जैसे हम जानते हैं ना, एवरेस्ट की ऊंचाई 9 किलोमीटर्स तक की है। तो जैसे क्वेश्चन करते थे अपने आप को कि माउंट एवरेस्ट लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, तो सोचते थे इतने अरबों खरबों टन के पत्थर और चट्टान को ऊपर उठाने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी, कैसे हुआ होगा ये संभव। ये क्वेश्चन बहुत अनसॉल्व्ड था, पजल जैसा था, पहेली जैसा बना हुआ था। एंड साइंटिस्ट ने कई तरह की थ्योरीज दी। एंड फ्रेंड्स, हम जानते हैं लॉर्ड केल्विन ने श्रिंकिंग थ्योरी दी। केल्विन ने कहा कि अर्थ ओरिजिनली मोल्टन थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, अर्थ श्रिंक होती रही, क्रस्ट में रिंकल्स बने एंड माउंटेन्स क्या हैं, ये रिंकल्स ही तो हैं। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद टेलर ने थ्योरी दी। टेलर ने कहा कि एफ.बी. टेलर से आइडिया बोरो करते हुए उन्होंने बोला क्रस्ट ऑलरेडी सॉलिड थी, सेडिमेंट्स जमा होते रहे एंड कंप्रेस हुए, फोल्डेड हुए एंड ये फोल्डेड माउंटेन्स बने। उनका आइडिया केल्विन से बेटर था, लेकिन वो भी फोर्सेस जो उन्होंने बताई थी ना, इक्वेटर वर्ड फोर्स एंड टाइडल फोर्स, ये दो फोर्सेस को बताया था उन्होंने। तो ये फोर्सेस क्या थी, रॉन्ग साबित हुई, नहीं प्रूव कर पाए वो अपनी थ्योरी को। फ्रेंड्स, उनके बाद कोबर नाम के शख्स हैं जिनकी थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कंबाइन किया कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन और सेडिमेंट फिलिंग का जो आइडिया था, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया। तो इनका कोर आइडिया कहता था कि अर्थ शुरू में मोल्टन थी, फिर कूल हुई, जैसे सूखता हुआ सेब से कुड़कर झुर्रियाँ बनाता है वैसे क्रस्ट में रिंकल्स बने। माउंटेन्स वही रिंकल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि मॉडर्न साइंस में प्लेट टेक्टोनिक्स में अलग लॉजिक दिया जाता है, पर हमें होता है ना कॉन्टेक्स्ट में समझना हर एक चीज़ को। तो उस समय उनके पास जितना लिमिटेड नॉलेज था वो वैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि जियोसिंक्लाइन क्या होता था। देखिए, ऐसे इमेजिन करिए, जब अर्थ ठंडी हुई होगी तो कहीं कहीं से उसमें रिंकल्स आए होंगे, कहीं पे वो रेस्ड होगी, कहीं पे डिप्रेस्ड होगी, यानी कहीं पे उसमें गड्ढे होंगे, कहीं पे वो रेस्ड होगी। तो इन गड्ढों को उन्होंने जियोसिंक्लाइन कहा, यानी लंबी डिप्रेशंस या ट्रफ। दोनों तरफ उसके क्या होते हैं, हाई लैंड्स होते हैं। रिलेटिवली उससे हाई लैंड होगी ना गड्ढे के साइड्स पे, तो उनको बोल दिया जी फोरलैंड, और गड्ढे को बोल दिया डिप्रेशन या जियोसिंक्लाइन। ठीक है। एंड कहते हैं कि लाखों साल तक इन जो लोअर डिप्रेशन जो जियोसिंक्लाइन है उसमें सेडिमेंट्स भरते गए, जमा होते गए। एंड बिकॉज अर्थ जो थी वो कूल हो रही थी, तो श्रिंक होता था उसका साइज़, है ना, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो क्या होते थे, फोरलैंड्स एक दूसरे की तरफ इनवर्ड पुश करते थे, और उनकी पुश की वजह से क्या होता था, जो बीच में डिप्रेशन वाला एरिया था ना, जहाँ सेडिमेंट्स फोल्ड होते थे, वो मोड़दार पर्वत बना देते थे, यानी माउंटेन्स बना लेते थे। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप यूँ समझिए
जैसे कोई नाली है, ठीक है, उसकी दोनों तरफ क्या है, सीमेंटेड वो है, मतलब नाली के किनारे कह लो या एम्बैंकमेंट्स कह लो, किनारे है ना, रेज्ड है, बीच में उसके ना आप यूँ समझिए मिट्टी जमा होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। क्या होगा फाइनली, वो ना ऐसे रेज्ड फॉर्म ले लेगी, क्योंकि उसको दोनों तरफ से दबाव है ना। इसको ऐसे समझिए, एक टूथपेस्ट ले लीजिए एंड टूथपेस्ट को ना आप दोनों तरफ से उस टूथपेस्ट को यूँ पकड़िए एंड दोनों तरफ से आप उसे प्रेस करिए। दोनों हाथ आप एक हाथ को टूथपेस्ट के मतलब जो होता है ना ढक्कन, उसके पास रखिए एंड दूसरे हाथ को टूथपेस्ट का जो पिछला हिस्सा है वहाँ रखिए। दोनों तरफ से जब आप उसे दबाएंगे ना ज़ोर से, तो लाजमी है कि बीच वाला एरिया थोड़ा सा ना रेज हो जाएगा, है ना। तो वही ये बताना चाह रहे हैं। तो इन्होंने ना स्टेजेस बताई माउंटेन बिल्डिंग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस एंड ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस क्या है, लिथोज वर्ड से बना है ये, रॉक से। लिथोजेनेसिस मतलब अर्थ की कूलिंग से डिप्रेशन और हाईलैंड्स का फॉर्मेशन, ठीक है। ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस को ब्रेक करिए, ओरोजेनी, ओरोजेनी है ना। ये वर्ड को अगर हम डिक्शनरी में ढूंढेंगे ना तो उसका मतलब होगा कि माउंटेन्स का मतलब फॉर्मेशन। तो कैसे बना, सेडिमेंट्स फिल हुए ट्रफ में, डिप्रेशन में, क्रस्ट का श्रिंक होना और फोरलैंड्स का इनवर्ड पुश होना और मोड़दार पर्वत बनना, ठीक है। सेडिमेंट्स फिलिंग ट्रफ, श्रिंकिंग ऑफ क्रस्ट एंड फाइनली फोरलैंड्स का धीरे धीरे इनवर्ड पुश। अब हमें क्वेश्चन आना चाहिए कि श्रिंकिंग क्यों, क्योंकि कूलिंग हुई, है ना, एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब क्रस्ट का, उसकी वजह से क्रस्ट टाइट हुई होगी, फोरलैंड्स एक दूसरे के करीब आए होंगे और बीच का जो रीजन था सेडिमेंट्स वो रेज हो गए। एंड फाइनली ग्लिप्टोजेनेसिस मतलब सेडिमेंट्स फोल्डिंग एंड अपलिफ्टिंग माउंटेन्स का बनना एंड विद टाइम, कि कभी यही रोड भी होंगे, फिर फर्दर से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे, ये मतलब चलता रहेगा प्रोसेस, है ना। तो कोवर का जो पूरा एनोलॉजी है ना वो ये कहता है कि माउंटेन बिल्डिंग को आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी टूथपेस्ट की ट्यूब को दोनों तरफ से स्क्वीज़ करेंगे ना, तो बीच से ऊपर वाली जो पार्ट होगा ना वो उभर जाएगा, खड़ा हो जाएगा, है ना, इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो कुछ जर्मन टर्म्स हैं इनकी, मतलब उन्हें हम देख सकते हैं। क्रैटोजन जिसे फोरलैंड्स बोला इन्होंने, है ना, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स होते हैं जो कंप्रेस करेंगे बीच वाला जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट्स जहाँ जमा हुए उस रीजन को। ओरोजन या ओरिजिन हम समझ सकते हैं, जियोसिंक्लाइंस, ठीक है। एंड फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है। एंड अगर मैं रिसेंटली अगर इस चीज़ को लिंक करना चाहूँ ना तो न्यूज़ में हम देखते हैं एक मूरी आइलैंड की एग्जांपल आती है, MOORE, मूरी आइलैंड्स। ये बे ऑफ बंगाल जो है ना, बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में मैं बता रही हूँ। इसमें क्या है कि देखिए कभी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये लैंड राइज कर जाता है, ठीक है। मतलब यूँ समझिए कि हम जानते हैं यहाँ पे डेल्टा बनता है ना, रिवर्स अपना जब सेडिमेंट्स इनमें छोड़ती हैं इस रीजन में, तो लाजमी है वो सेडिमेंट विद टाइम वॉल्यूम वाइज मतलब जमा होता रहेगा एंड कभी तो वो हमें दिखेगा ना बाहर, राइट। बहुत लंबा प्रोसेस है हालांकि, बट ऐसे समझिए। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि एक टाइम पे मूरे आइलैंड जो था ना वो मतलब बे ऑफ बंगाल में उभर आया था। इस पे क्लेम करता बांग्लादेश भी करता था और इंडिया भी करता था, बट विद टाइम क्या हुआ कि मूरे आइलैंड जो था ना वो फिर से सबमर्ज हो गया। यानी कि क्योंकि लाजमी है कि वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो वीक होते हैं, इतने माउंटेन्स की तरह हार्ड रॉक्स के नहीं होते, और पानी जैसे मॉनसून रेन्स कभी क्या होता है पानी ज़्यादा आ जाए तो वो सेडिमेंट्स ना दोबारा से बह जाते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि ऐसे ही माउंटेन्स बनते हैं,
ये समुद्रों से ही निकले हैं। एंड माइथोलॉजी में भी है ना ऐसा, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है। कोई जैसे जब हनुमान जी लंका दहन करके आते हैं, थक गए होते हैं, तो जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है ना, अभी मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही, तो उसमें बोला है ना कि समुंदर से पर्वत निकलते हैं, आदेश होता है उस पर्वत को कि आप निकलिए ताकि हनुमान जी विश्राम कर पाएँ। तो मतलब ऐसे ही है, आप स्क्रिप्चर्स की हेल्प से भी चीज़ें रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ना जियोसिंक्लाइन्स को क्लासीफाई करा है 3 टाइप्स में। बोलते हैं मोनो जियोसिंक्लाइन, पॉली जियोसिंक्लाइन एंड मीजो जियोसिंक्लाइन। ठीक है, मोनो, पोली एंड मीजो, है ना। तो मोनो जियोसिंक्लाइन मतलब सिंपल सिंगल रेंज वाले, जैसे विंध्यास, अपलैशियन माउंटेन्स। पोली जियोसिंक्लाइन में इन्होंने रखा मल्टीपल पैरेलल रेंजेस, जैसे रॉकीज, यूराल माउंटेन्स, एंडीज। मीजो जियोसिंक्लाइन में इन्होंने लिखा है कम्प्लेक्स ह्यूज सिस्टम वाले माउंटेन, जैसे हिमालयास, क्रेटर, मिडल शिवालिक। ठीक है, देखिए आप समझ रहे हैं, इन्होंने ना पर्वत की जो स्ट्रक्चर या उनका जो विजिबिलिटी या किस तरह के पर्वत है, मोड़दार पर्वत हैं तो हैं कि बड़े ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हिमालयाज है, 3-3 रेंज, 3-3 श्रेणियों में, तो इन्होंने उसको बोल दिया जी ये मीजो जियोसिंक्लाइन है, कम्प्लेक्स है, ह्यूज सिस्टम्स है और ये काफ़ी स्टेजेस में बना। पोली जियोसिंक्लाइन में इन्होंने मल्टीपल पैरेलल रेंजेस को रख दिया, जैसे रॉकीज एंड एंडीज एंड यूराल्स को, है ना। मोनो जियोसिंक्लाइन में इन्होंने बोला कि सिंपल रेंजेस को रख दिया, मतलब कुछ नहीं, क्लासिफाई कर दिया जियोसिंक्लाइंस को भी। तो प्रॉब्लम क्या है या क्रिटिसिज्म क्या झेलना पड़ा कोवर को? देखिए, पहला इन्होंने बोला जी कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन से जो फोर्स लगी ना, उससे फोरलैंड्स मूव हुए। आप इमेजिन करिए फ्रेंड्स, क्या कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग रही होगी कि एवरेस्ट जैसा माउंटेन बन सकता है? नहीं, रॉन्ग है ये, राइट। ये फोर्सेस तो बहुत ही वीक होती हैं, है ना। तो पहला क्रिटिसिज्म इनको ये झेलना पड़ा। दूसरा, इन्होंने बोला कि कोवर ने एज्यूम करा कि दोनों साइड्स के फोरलैंड्स ना इक्वल स्पीड से, या बोथ साइड्स या बोथ फोरलैंड्स दे मूव इक्वली एट सेम रेट। बट रियलिटी में हम जानते हैं इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, बट यूरेशियन जो प्लेट है वो लगभग स्टेशनरी है, यानी एसिमेट्रिकल मूवमेंट है, सिमेट्रिकल नहीं होती। डायरेक्शनल लिमिटेशन, एक और क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ा। ये ईस्ट से वेस्ट वाले माउंटेन्स को तो एक्सप्लेन कर गए, पर नॉर्थ से साउथ वाले माउंटेन जैसे एंडीज एंड रॉकीज़, ये कैसे बने, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ रहे हो? यानी कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो माउंटेन्स ओरिएंटेड हैं वो तो एक्सप्लेन कर पाए ये, बट जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ओरिएंटेड माउंटेन्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड फ्रेंड्स, ये कुछ क्रिटिसिज्म है इनका जो मतलब थ्योरी है। अब मैं एंड में ना आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगी, ठीक है। जो एक्टिव जियोसिंक्लाइंस हैं हम उन्हें एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। एक तो बे ऑफ बंगाल मैंने बताया, मूरी आइलैंड्स एग्ज़ाम्पल आप लिखिएगा। दूसरा फ्रेंड्स, जब आप ना लाइफ में सबसे ज़्यादा हताश होते हो या लो फील करते हो, यानी जब आप सबसे लोएस्ट एब में होते हो, लोएस्ट पॉइंट पे होते हो लाइफ में, है ना, सबसे नीचा महसूस करते हो, वही ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, वही प्रेशर फ्रेंड्स आपको ऊपर उठाने का कारण बन सकता है। ओके, द ग्रेटेस्ट हाइट्स बिगिन फ्रॉम द लोएस्ट डेप्थ्स। वहीं से निकलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे फनकारे तोप जैसे लोग जो नाम रच जाते हैं, इतिहास बना जाते हैं। ओके, सेम वे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं ना, वहीं डिप्रेशन, उन्हीं जियोसिंक्लाइन से निकलती हैं बड़ी बड़ी पीक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।